नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रीट प्री पेपर 2022 के हम जो है सोल्यूशन कर रहे हैं। तो लेवल सेकंड के लिए है, सोशल स्टडीज़ के पेपर हैं और 60% आज हम बात करेंगे शिफ्ट 3 का पेपर जो आया था 2022 में प्री का, उसकी हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के जो है 60% पूछे गए थे। तो आगामी 2025 है जो प्री का एग्ज़ाम है, उसमें भी आपसे प्रश्न रिपीट होंगे और आप देख पाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक महीना आपके पास बाकी है, तो आप अच्छी तरीके से अपने अपने टॉपिक रिवाइज कर सकते हो। सभी साथी वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास जैसे हम वीडियो अपलोड करें तो पहुंच पाए, और प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले। तो बात करते हैं आज के पेपर की और सोल्यूशन करते हैं पूरा अच्छे तरीके से। तो ये आ गया हमारे पास पेपर और ये थर्ड पारी का पेपर है। थर्ड पारी का पेपर है और 2022 का प्री का पेपर है। सामाजिक अध्ययन इस प्रकार के प्रश्न आएंगे 60%। सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं 91 नंबर की। मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उपसमितियों का उल्लेख किया था। देखिए इसमें स्पेशल टॉपिक है मौर्य। मौर्य भी पढ़ना है आपको, ठीक है, और गुप्त भी पढ़ना है। तो इसमें जो मेगास्थनीज है, तो मेगास्थनीज की बात करें तो इसकी पुस्तक है एक इंडिका। ये भी याद रखना है, इसकी पुस्तक है इंडिका, पुस्तक है इसकी। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के यूनानी राजदूत हैं, ठीक है। ये एक प्रकार, ये कौन था, यूनानी राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। तो इसने जो समितियों का उप समितियाँ थी इसने जो बनाई थी वो थी अपने 6, कितनी समितियों के बारे में बताया इसने, 6 उप समितियों के बारे में बताया था, ठीक है। मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए 6 उप समितियां बनाई गई थी। गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते थे गुप्त काल में। तो गुप्त काल से संबंधित जितना भी साहित्य है और उसका प्रशासन है वो अच्छे तरीके से पढ़ ले। मैं कहता हूँ आपने देखी होगी एक लुसेंट की बुक आती है बड़ी गजब की, तो उसको अच्छे तरीके से पढ़े, वहाँ पे आपको जो है इस प्रकार के टॉपिक सारे मिल जाएंगे और आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती है उसे क्या कहते थे, उसे कहते थे अग्रहार। अग्रहार भूमि कहते थे जो गुप्त काल में ब्राह्मणों को दान दी जाती थी। यहाँ पे है साला भोग। साला भोग है स्कूलों के रख रखाव व प्रबंधन के लिए जो दिया जाता था वो कहते थे साला भोग। यहाँ पे है वेलंग वगाई, ये है चोल काल के दौरान गैर ब्राह्मणों को भूमि दान की गई। याद रखना, ये हो सकता है अब की बार चोल टॉपिक है स्पेशल यहाँ से आ जाए कि वेलन गई क्या है, वेलन वगाई तो चोल काल के दौरान गैर ब्राह्मणों को। और यहाँ पे एक है देवदान। देवदान जो होता था वो होता मंदिर को दिया जाने वाला अनुदान होता था, वो देवदान कहलाता था। अगला प्रश्न, चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी। चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी, तो एहोल। याद रखना है ये एहोल है कहाँ पे, कर्नाटक के अंदर है। कहाँ पे है, कर्नाटक के अंदर है। याद रखना चालुक्यों की प्रथम राजधानी थी एहोल, उसके बाद में इन्होंने कई राजधानियां और चेंज की। चालुक्यों की बात करें तो ये 6ठी से लेकर 12वीं शताब्दी, हम बात करें तो 543 ईस्वी से लेकर 755 हम कह सकते हैं 6ठी से 12वीं शताब्दी तक। और चालुक्यों का संस्थापक कौन था, पुलकेशिन फर्स्ट, और अंतिम शासक था कीर्तिवन सेकंड। तो ये राजधानी है इसकी एहोल। अमरावती वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी है। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था। देखो यहाँ से प्रश्न आया। तो गुप्त, मौर्य और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिंधु सभ्यता, अच्छी तरीके से टॉपिक पढ़ने और टॉपिक की शुरुआत भी यहीं से होते हैं और यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो याद रखना है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान था ये मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था, याद रखना है। फिर अगला है कि पोलज है, परती है, चाचर है, बंजर भूमि के प्रकार। तो पोलज, परती, चाचर और बंजर भूमि के प्रकार किस काल से संबंधित है। तो बड़ा गजब के प्रश्न है, ये मुगल काल से संबंधित है। किस काल से है, मुगल काल से संबंधित है। मैंने कहा अच्छे तरीके से पढ़ लेना इसकी प्रशासन और साहित्य। अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी है। अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली है यहाँ पे नस्तलिक। कौन सी हो जाएगी, नस्तलिक अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली मानी जाती है। द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में किसने बनाया था। द रिलीफ ऑफ लखनऊ, तो ये चित्र बनाया था अपने किसने, थॉमस जोन्स बारकर ने। थॉमस जोन्स बारकर ने द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के अंदर बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, गुलामगिरी नामक पुस्तक किस, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। गुलामगिरी, पहले प्रश्न आया था स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष नामक जो पुस्तक थी वो बताइए किसकी थी। आज प्रश्न आया कि गुलामगिरी नामक पुस्तक तो ज्योतिराव फूले की है। ज्योतिराव फूले की, इनका जन्म होता है
27 के अंदर महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। और सत्य शोधक समाज की स्थापना आपसे पूछे 1873 में इनके द्वारा की गई थी। 1873 में ज्योतिराव फूले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 को की गई थी, ठीक है। परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? परिवार कल्याण जो विषय है ये भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो बात करें संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियां। 12 अनुसूचियों को अच्छी तरीके से पढ़ना, एक प्रश्न आएगा। फिर हम बात करें जो परिवार कल्याण विषय है ये कौन सी अनुसूची में है? ये अनुसूची 11 के अंदर है। 11 के अंदर है अनुसूची के अंदर। तो इसमें देखिए कि विषय भारत के संविधान किस अनुसूची लिया गया? तो 11 से लिया गया है, याद रखना है। और ये 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई ये प्रश्न आता है। तो जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे संविधान में जोड़ा गया था। इसमें कुछ टॉपिक मैं बताऊं, जैसे एक तो परिवार कल्याण हो गया, महिला व बाल विकास आपसे पूछे, महिला व बाल विकास, पुस्तकालय पूछे या गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पूछे तो वो किसके अंडर में आएंगे? ये अनुसूची 11 के अंदर आएगी। टोटल कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं, ये आपको याद रखना है। और इसमें विषय कितने हैं? 11 में, 11 में है 29 विषय हैं, जिसमें से एक है परिवार कल्याण। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किससे प्राप्त है? जो अगर आपने भारत के संविधान में संशोधन करना है तो ये शक्ति किसको दी गई है? ये शक्ति किसको दी गई है? ये संसद को दी गई है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। किसको दिया गया है? संसद को ये शक्ति दी गई है। अगला प्रश्न आया था एक दिवस से संबंधित, भारत में विधिक सेवा दिवस कब बनाया जाता है? भारत में विधिक सेवा दिवस कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 9 नवंबर को। विधिक सेवा दिवस बनाया जाता है 9 नवंबर को। वहीं पे 10 दिसंबर को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, और 10 अगस्त को बनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस या राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस, और 1 जनवरी को हम नववर्ष के रूप में बनाते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम है। यहां से 2 प्रश्न आएंगे। कितने? 2 प्रश्न आएंगे। मैं पूरी डिटेल आपको बता देता हूं यहां से कैसे प्रश्न बनेंगे और किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। तो उद्देशिका में आपने भारत की उद्देशिका प्रस्तावना पढ़ी होगी, हम भारत के लोग भारत में, ठीक है, तो वो आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो इसमें आंसर होगा कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो इसमें देखिए सही अनुक्रम की बात करें, सबसे पहले आएगा न्याय, फिर स्वतंत्रता, फिर हम बात करेंगे क्षमता और बंधुता। ये बिल्कुल इसका जो है क्रम सही हो जाएगा। देखिए ये है उद्देश्य, ये भारतीय संविधान के उद्देश्य है कि हमारा उद्देश्य क्या है? न्याय, ठीक है, स्वतंत्रता, क्षमता, बंधुता, ये आपको याद रखना है। आपसे पूछे कि प्रस्तावना की प्रकृति से संबंधित प्रश्न आ जाए, उसका क्रम पूछा जाता है। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व है संपन्न, ठीक है, प्रभुत्व संपन्न यानी सार्वभौमिक। फिर दूसरा समाजवादी, समाजवादी, ये क्रम याद रखना है। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथ निरपेक्ष, ये भी आपको क्रम याद रखना है। पथ निरपेक्ष को कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। उसके बाद में आएगा लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक यानी गणराज्य, ये क्रम भी आपको याद रखना है। ऐसा का ऐसा पूछा जाएगा, ऑप्शन में मिलेंगे चारों, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथ निरपेक्ष, लोकतंत्र। फिर दूसरा यही प्रश्न क्या है, घुमा कर देता है। प्रभुत्व संपन्न को क्या देगा? वो सार्वभौमिक देगा, लिखेगा सार्वभौमिक, प्रभुत्व सार्वभौमिक लिखेगा। दूसरा समाजवादी को समाजवादी ही लिखेगा। तीसरा पथ निरपेक्ष को क्या लिखेगा? वो धर्म निरपेक्ष लिखेगा। क्रम यही है, सेम यही शब्द है। फिर वो क्या लिखेगा? इस लोकतांत्रिक गणराज्य को क्या लिखेगा? वो प्रजातांत्रिक गणराज्य लिखेगा। तो ये क्रम याद रखना है। एक तो एक क्रम ये हो गया, एक क्रम वो हो गया। अब आपसे पूछे कि प्रस्तावना के अंदर 3 प्रकार की न्याय, ये जो शब्द है न्याय, न्याय 3 प्रकार की दिए गए, कौन कौन सी? सामाजिक, ठीक है, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। ये 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं इस प्रस्तावना के अंदर। अगला प्रश्न क्या बनता है? स्वतंत्रता, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन सी? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। ये क्या है? 5 प्रकार की हमें क्या दी गई है? स्वतंत्रता। क्षमता यानी समानता 2 प्रकार की हमें दी गई है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपसे पूछे कि जो ये शब्द है, एक तो धर्म निरपेक्ष मैंने बात की, धर्म निरपेक्ष शब्द है। दूसरा अपने बात करें धर्म निरपेक्ष नहीं, सॉरी, इसमें समाजवादी, एक है समाजवादी। दूसरा हम बात करें शब्द पथ निरपेक्ष, जो धर्म निरपेक्ष मैंने कहा आपको। उसके बाद में अखंडता,
ये शब्द कब जोड़े गए? ये शब्द जोड़े गए 1976 में, और 42वां संविधान संशोधन के तहत ये शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, पथ निरपेक्ष, अखंडता। अब प्रश्न ये पूछेगा कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 बातें ये रखनी है। उसके बाद में आपको देखिए कुछ मैं बातें बताता हूँ। तो एक शब्द आता है जैसे अंगीकृत किया, ये कर्म भी पूछा जाता है, अंगीकृत। उसके बाद में अधिनियमित, लास्ट में आप देखना उद्देश्य क्या है, उसमें ये कर्म दिए हैं अधिनियमित, ठीक है। उसके बाद में आएगा आत्मार्पित, ठीक है, आत्मा अर्पित। ये कर्म भी आपको याद रखना है। ये प्रश्न बनता है। एक प्रश्न की बात करूं मैं, कुछ विवाद है, वाद है जो प्रस्तावना को लेकर हुए थे। आपसे पूछे बेरूबारीवाद, बेरूबारीवाद पूछे आपसे 1960 में, ठीक है। इसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इस बेरूवाद ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ये बेरूबारीवाद ने कहा। फिर आपसे पूछे कि गोलकनाथ, गोलकनाथ बनाम ये पंजाब सरकार का है, पंजाब सरकार का है, ये 1967 में आया। फिर आपसे पूछे, एक मैं आपको बता दूं जो मोस्ट है रीट में, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती बनाम सरकार, ठीक है, ये 1973 में आया था, याद रख लेना 1973 में। एक आया था SR मुंबई, SR मुंबई, ये आया था 1994 में। ये वाद याद रखने। तो ये इतनी पॉइंट बस याद रख लेना, यहाँ से प्रश्न आ जाएंगे, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पोक्सो कब लागू किया? पोक्सो एक्ट, पोक्सो एक्ट कब लागू किया गया? तो एक टॉपिक है हमारा बाल संरक्षण अधिकार से संबंधित, इसमें दिया हुआ है। तो एक टॉपिक से एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये 2012 के अंदर आपसे पूछे 14 नवंबर 2012 को जो है पोक्सो एक्ट पारित किया गया था, ये अधिनियम बन गया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51 क में दिए गए मूल कर्तव्य, टॉपिक है ना मूल कर्तव्य, देखो प्रश्न आया है, मूल कर्तव्य पढ़ लेना अच्छी तरीके से। जो 11 मूल कर्तव्य हैं, 51 क के तहत कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? 11 मूल कर्तव्य, याद कर लेना भाई, 11 मूल कर्तव्य हैं। ये प्रश्न भी आ सकता है सीधा का सीधा, ठीक है। तो कितने मूल कर्तव्य? 11। अब इसने पूछा है कि कौन सा शामिल नहीं है। अब 11 याद होंगे तो ही तभी कर पाओगे। तो करों का भुगतान ये नहीं है इसमें। देश की रक्षा करेंगे, बिल्कुल है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे, बिल्कुल है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करेंगे, ये बिल्कुल है। अब कुछ मैं आपको बता देता हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे 51 एक घ के अंदर, घ या हम कह सकते हैं डी के अंदर ये दिया हुआ है, कौन सा? देश की रक्षा करे, देश की रक्षा करे। हो सकता है अगले एग्जाम में आपसे ये पूछे कि देश की रक्षा करे मूल करते हुए किस में है? घ में है। फिर मैं बात करूँ ये 51 कैसे में चलेगा, आगे बताता हूँ जय के अंदर, ठीक है, जय या जिसे एच कहते हैं, इसमें दिया हुआ है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। हो सकता है आपसे पूछे, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण आते ही जय कर देना, ठीक है। फिर है एक झ या इसे कहते हैं आई, ठीक है, इसमें है सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षित, जो अभी टॉपिक है ना यहाँ, सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षित किसमें? झ के अंदर है। फिर आपसे पूछे ट या के, ये मोस्ट कर लेना, टैर के बार बार ऐसा आता है। 6 से 14 वर्ष के जो बालक है, 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनकी उम्र को शिक्षा का अवसर, उनको शिक्षा के अवसर, ये किस में है? ये 51 के ट में है। ये प्रश्न बन सकता है आपका। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का कार्य निर्धारित किया जा सकता है? तो बड़ा गजब का प्रश्न दिया उन्होंने। तो किस संविधान संशोधन के तहत? ये संविधान संशोधन था 91वां संविधान संशोधन, ठीक है, याद रखना है। इसका आंसर क्या होगा? 91वां संविधान संशोधन के तहत जो है संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का कार्य निर्धारित किया गया। किस प्रकार मतलब? यानी प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वही हम बात करें अपने राज्य के अंदर, तो मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। बस इस प्रकार दिया गया, यानी 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ये इसमें निर्धारित किया गया है। फिर यहाँ पे तो इतना याद रखना है। आपसे पूछे कि जो है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किस में है? ये 79 के अंदर है। 79वां अनुच्छेद अनुसूचित है, उसमें दिया गया है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए। अगला प्रश्न स्वीप संबंधित है। ये प्रश्न पिछली बार पूछा गया था और ये एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ पीछे लास्ट में। तो स्वीप का अर्थ क्या होता है? मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा
दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है? ये प्रश्न आता है, आपने देखा होगा। तो दो राज्यों के बीच जो उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्र का हिस्सा है, ये मौलिक अधिकार का है। किसका है? मौलिक अधिकार। मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने किस वाद में प्रतिपादित किया है? मूल संरचना का सिद्धांत किस वाद में किया है? तो केशवानंद भारती, अभी जो मैंने बताया था वैसे केशवानंद भारती के अंदर मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने किस वाद में प्रतिपादित किया है? केशवानंद भारती। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, बिल्कुल सही है। शनि एक आंतरिक ग्रह, ये गलत है। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिनों में पूरा करता है, 88 दिन, और घूर्णन करता है 59 दिन में। जो है अपना बुध 59 दिन में तो क्या करता है? घूर्णन करता है। और बात करूं 88 दिनों में एक परिक्रमण करता है। अब है पृथ्वी को नीला ग्रह कहता है, बिल्कुल सही। अब मैं आपको बताता हूं कि जो आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं, जो सूर्य के नज़दीक होते हैं। सूर्य के नज़दीक जितने भी ग्रह हैं वो क्या है? आंतरिक है। इस प्रकार सूर्य होता है, यहाँ पे इस प्रकार चलते हैं, यहाँ पे एक क्षुद्र पट्टी आ जाती है, क्षुद्र पट्टी के बाद में बड़े स्टार्ट हो जाते हैं जितने भी हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ तो बुध अपने आता है, बुध आता है, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये क्या है? ये चार ग्रह हैं जो आंतरिक ग्रह हैं, ठीक है, आंतरिक ग्रह हैं। उसके बाद में बृहस्पति, शनि, यूरेनस जिसे अरुण कहते हैं, और नेपच्यून वरुण कहते हैं, ये आ जाते हैं। अब आपसे पूछे कि क्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों के बीच में, एक तो बृहस्पति और एक आ जाए मंगल के बीच में, कौन सी है? क्षुद्र ग्रह पट्टी है, जो एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। अब मैं थोड़ी सी पृथ्वी के बारे में बता देता हूँ। पृथ्वी का जो परिक्रमण है वो 365 दिन में होता है, और जो घूर्णन है इसका वो एक दिन में कर लेती है। ये आपको याद रखना। और सबसे बड़ा ग्रह जो हो जाएगा बृहस्पति हो जाएगा इनमें से। और शनि जो है ये आंतरिक नहीं है, ये एक प्रकार का बाह्य है, यानी सूर्य के दूर दूर है, वो क्या है? बाह्य ग्रह है। जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हो तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? यहाँ से एक प्रश्न आता है, बड़ा गजब का प्रश्न आता है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि 15 डिग्री तो सरकेगा, तो कब कितने बजेंगे? प्रातः के 11 बजेंगे, ठीक है। आपने देखा हो इस प्रकार बना होता है, और इस प्रकार ऐसे बने होता है, और ऐसे बना होता है। यहाँ पे क्या है? 0 डिग्री है। क्या है? 0 डिग्री रेखा है। जो इधर जाएंगे, इधर टाइम होगा, वो तो क्या होंगे? प्लस होंगे, और इधर क्या होंगे? माइनस होंगे, ठीक है। तो इसने कहा कि पूर्वी देशांतर, ये क्या है? पूर्वी देशांतर है, तो पूर्वी देशांतर पर प्लस होंगे। तो यहाँ पे 10 बजे हैं, तो सुबह के क्या बजेंगे? यहाँ पे 11 बजेंगे, 1 घंटा आगे हो जाएगा। 1 डिग्री पार करने में इसे 4 मिनट लगते हैं, तो 15 डिग्री पार करने में इसे 60 मिनट लगे, 1 घंटा आगे हो जाएगा, सीधा 11 बजेंगे, ठीक है। भूपर्टी के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंप आरंभ होता है कहलाता है। बड़ा गजब का प्रश्न है, बड़ा गजब का प्रश्न। एनसीईआरटी से सीधा पूछा इन्होंने, एनसीईआरटी का डाटा उठाते हैं सारे का सारा। तो भूपर्टी के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंप जो है आरंभ होता है। एनसीईआरटी जिस साथी ने अच्छी तरीके से पढ़ी है वो अच्छे तरीके से पेपर को हल कर पाएगा। देखिए, उद्गम केंद्र कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं, निकास वेंट कहते हैं, या करेक्टर कहते हैं। तो इसे कहते हैं उद्गम केंद्र। क्या कहते हैं इसे? उद्गम केंद्र के नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा, हम एनसीईआरटी बुक की बात करें तो एक चित्र इस प्रकार बनाया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार एक चित्र बना हुआ है, ठीक है। इस प्रकार एक चित्र बना हुआ है, ठीक है। ये आगे इसका केंद्र इस प्रकार बन जाएगा, ये इसका केंद्र हो जाएगा। ये जो यहाँ से उद्गम हो रहा है, यहाँ से ये क्या है? उद्गम हो रहा है, यानी यहाँ से क्या हो रहा है? भूकंप आरंभ हो रहा है। भूकंप क्या हो रहा है? आरंभ हो रहा है। और जो इसके सीध में निकलेगा वो क्या होगा? इसका अधिकेंद्र होगा। अधिकेंद्र होगा भूकंप का, क्या होगा? अधिकेंद्र होगा भूकंप का। और ये जो यहाँ पे गोल सा गड्ढा बनेगा वो क्या कहलाएगा? करेक्टर कहलाएगा। और निकास यानी जो बाहर निकले लावा, तो ये स्थिति उसने पूछी है। अब आपको पता है कि तरंगों से संबंधित प्रश्न आते हैं, जैसे पी तरंगे हैं, ठीक है, और एस तरंगे हैं, ठीक है, और आपसे पूछे एल तरंगे। देखिए, पी तरंगों को कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे हो सकता है ऐसा प्रश्न आ जाए। दूसरा, एस तरंगे को कहते हैं अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। और एल को कहते हैं पृष्ठीय तरंग, पृष्ठीय तरंग कहते हैं। ये याद रखना है, ठीक है। तीनों एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने का कारण क्या है? भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने का कारण है, क्या हो सकता है अभी? भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने का कारण। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि अगुलहास धारा कौन से महासागर से प्रभावित होती है? कौन से
महासागर से प्रभावित होती है। एक टॉपिक दिया हुआ है महासागर, आर्कटिक महासागर से, अटलांटिक महासागर से, प्रशांत महासागर से या हिंद महासागर से। तो इसमें बताना है कि कौन से महासागर से, तो ये अपने हिंद महासागर से गुजरता है ये अगुलहास धारा। कौन सी? अगुलहास जो धारा है, ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो अगुलहास धारा हिंद महासागर से गुजरती है। और ये किस प्रकार की धारा है? गर्म धारा है, गर्म और इसे स्थायी धारा के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न कई बार आता है कि प्रशांत महासागर से कौन कौन से गुजरती है। प्रशांत महासागर से एक प्रश्न ज़्यादातर आता है अलास्का, अलास्का की धारा गुजरती है जो गर्म है प्रशांत महासागर से, ठीक है। एक आती है अपने कैलिफोर्निया की धारा, ये भी कहाँ की है? कैलिफोर्निया की धारा। कैलिफोर्निया की धारा ये ठंडी धारा है, कैलिफोर्निया की ठंडी धारा है। फिर उसके बाद में एक एल नीनो धारा पूछा जाता है, ये भी किसकी है? प्रशांत महासागर की। एल नीनो धारा है प्रशांत महासागर की और ये गर्म धारा है, ठीक है। जैसे हम्बोल्ट है, पेरुविनियन धारा है, और ओखोटस्क धारा है, और सुसीमा धारा है, अलास्का है, उत्तरी प्रशांत प्रवाह है। तो प्रशांत महासागर में मैं बात करूं तो ठंडी धारा 4 ठंडी धारा है। प्रशांत महासागर में आपसे पूछे ठंडी धारा तो कैलिफोर्निया की, क्यूराइल की, हम्बोल्ट की, और अंटार्कटिका प्रभाव है, और ओखोटस्क, ये जो है ठंडी धाराएं हैं। अटलांटिक महासागर में आपसे पूछे प्रमुख धाराएं जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है, एक लेब्राडोर, ये प्रश्न बार बार आता है, लेब्राडोर की धारा पूछी जाती है, ये ठंडी धारा है लेब्राडोर की। एक प्रश्न पूछी जाती है बेंगुला जो पिछला पेपर मैंने कराया था उसमें पूछा गया था। बेंगुला धारा एक प्रकार की ठंडी धारा है। फिर इसमें ज़्यादातर पूछी जाती है कनारी की धारा, कनारी की धारा जो है ये भी क्या है? एक ठंडी धारा है, ठीक है। इसमें हम बात करें और फोकलैंड की धारा आती है, ठीक है, और पूर्वी ग्रीनलैंड धारा भी आती है। गल्फ स्ट्रीम आपसे पूछे, गल्फ स्ट्रीम किस में पाई जाती है? ये अंटार्कटिका में पाई जाती है। ऐसा अंटार्कटिका अटलांटिक महासागर है, आपको पता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? ये प्रश्न वहाँ से पूछा है उन्होंने, सिंधु सभ्यता से। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? वो थे अपने अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अब प्रश्न आता है यहाँ पे थेरी गाथा के संबंध में। थेरी गाथा के संबंध में कौन सा सत्य है? थेरी गाथा के समय यह एक सूत पिटक का हिस्सा है, न कि विनय पिटक का, यहाँ पे दिया हुआ है न कि विनय पिटक, ये सूत पिटक का हिस्सा है। इसमें भिखनियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। और इसमें आंसर होगा एक, इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलता है। तो इसका आंसर होगा वो होगा अपना बी, 1 और 2 और 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सूत पिटक का हिस्सा ये थेरी गाथा। वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे? वर्धमान महावीर ये थे अपने शाक्य वंश के। किसके थे? शाक्य वंश के थे, ठीक है। वर्धमान महावीर किस वंश के थे? शाक्य, या हम बात करें तो के आंसर की बात करेंगे तो लिच्छवी हो सकता है, या हर्यंक वंश भी मान सकते हैं, हर्यंक। तो लिच्छवी इसलिए मान सकते हैं क्योंकि इनकी जो माता थी वैशाली, वो कौन थी? लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी, ठीक है। और इनकी माता का नाम त्रिशला, माता का नाम था त्रिशला, ठीक है। वैशाली के लिच्छवी कुल की चेटक थी त्रिशला, ठीक है। और पिता का नाम था, जो थे क्षत्रिय कुल के, ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के इनके पिता थे, क्षत्रिय कुल के इनके पिता थे, ठीक है। पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि क्षत्रिय कुल के थे। और इनका जन्म होता है वैशाली के निकट कुंडग्राम में 599 ईस्वी में, महावीर स्वामी का, ठीक है। 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? 16 महाजनपद में सबसे पहले तो इन 16 महाजनपदों की जो मिलती है, हम कहते हैं भी इनका जानकारी कहाँ में मिलती है? अंगुत्तर निकाय में, अंगुत्तर निकाय के अंदर इनकी जानकारी मिलती है। ये प्रश्न पूछा जाए तो अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपद है। कितने महाजनपद है? 16 महाजनपद। और एक तो टॉपिक भी है हमारा रीड के अंदर, अच्छी तरीके से 16 महाजनपद याद करना है और उनकी राजधानी याद करनी है। आपसे पूछे कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा हो जाएगा? असम को हो जाएगा। कौन सा? असम को हो जाएगा, जो बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें जो है 16 महाजनपदों को के अंदर एक मगध आता है, सबसे ताकतवर महाजनपद होता है। उसको मगध प्रथम क्यों था? इसने कहा कि मगध ही प्रथम क्यों था? क्योंकि इसमें खेती की उपज अच्छा होना, लोहे की खदानों होना और जंगली हाथी का उपलब्ध होना, ये सभी इसमें हो जाएंगे।
लोथल नामक हड़प्पा स्थल कहाँ पे स्थित है? लोथल है गुजरात के अंदर। मैंने एक वीडियो अच्छे तरीके से सिंधु सभ्यता पर दिया है, वो क्लासें जरूर लगाए। और रीट की टेस्ट सीरीज हमारे प्रताप क्लासेस पर चल रही है, उसको अच्छे तरीके से ध्यान करिए। बेरी गाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम है? बेरी गाजा, ये है भरूच। कौन सा है? भरूच। ठीक है। अगला है कि चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, उनमें से अभी मैंने बताया था ना, वो प्रश्न आएगा, ये देखो आ गया यहाँ पे। तो वेलंग वगाई का संबंध किससे है? आ गया ना प्रश्न। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, जो मैंने पहले बताया था। प्रश्न आएंगे, बार बार प्रश्न आएंगे, रिपीट होंगे। अगला प्रश्न है राजस्थान का। ऊंट महोत्सव है, ऊंट उत्सव, मरु महोत्सव, पतंग उत्सव, मेवाड़ उत्सव, मिलान करना है कि कौन सा सही है, कौन सा सही है इनमें से। ठीक है। तो ऊंट उत्सव बनाया जाता है बीकानेर में, मरु उत्सव जैसलमेर में, पतंग जैसलमेर में, और मेवाड़ आता उदयपुर में। तो इसका आंसर होगा ए का सी, बी का ए का बी। ठीक है, ए का बी और बी का ए। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में है। केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में, ये सही है। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसून वन कहते हैं, ये भी सही है। तो राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है? रोइडा नहीं है। कौन सा है? खेजड़ी है। कौन सा है? खेजड़ी है राजस्थान का कल्प वृक्ष। यहाँ पे ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लूणी की सहायक नदी जोजड़ी है, बनास की सहायक नदी मेनाल है, माही की बाणगंगा है, चंबल की पार्वती नदी है। तो इसमें माही नदी की सहायक नदी बाणगंगा नहीं है। अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज ने करवाया था। वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पुष्कर के अंदर अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? एक प्रश्न आता है। तो सिरोही का था जेडी होल। जेडी होल हो जाएगा। ये बर्टन था, ये कोटा का था, बता देता हूँ यहाँ पे। ये ईडन था जयपुर का, और मेक मोशन था अपने जोधपुर का। जोधपुर का। ये इतने प्रश्न है, और जेडी होल सिरोही का आ गया। उसके बाद हमारा रह गया एक उदयपुर का। उदयपुर का कौन सा था? सावर्स। ये प्रश्न पूछा गया, सावर्स था, उदयपुर का सावर्स था। तो ये सारे आ गए हमारे। और भरतपुर, हाँ एक भरतपुर का था अपने मोरिसन। भरतपुर का था मोरिसन। ये सारे आपको याद रखने हैं। मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? देखो ये प्रश्न पूछा गया। ये कक्षा 9 की बुक है राजस्थान जन की, वहां से प्रश्न बनाया था ये। मोतीलाल तेजावत किस गांव के थे? ये कोलियारी गांव के थे। कहाँ के थे? कोलियारी गांव के थे, और ओसवाल बनिया थे मोतीलाल तेजावत। वही बात करूं आपसे, अगले हो सकता है अगले भी प्री में पूछे कि विजय सिंह पथिक जो थे, विजय सिंह पथिक कहाँ के थे? ये इनका गांव का नाम था गुट्ठावली। गुट्ठावली, और ये यूपी के थे। इनकी कर्मभूमि थी राजस्थान। एक व्यक्ति है केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट, इनका गांव था शाहपुरा, और इनकी कर्मभूमि थी वो कोटा थी, केसरी सिंह की कोटा। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्य रचना को दिया गया? तो इनकी जो रचना थी, ये प्रश्न देखो कितना गजब का है। ये एक बार बीएसटीसी में पूछा गया था। तो ये है शब्द। ठीक है, शब्द। और निर्ग्रंथ, ये हिंदी का काव्य है इनका। ये निर्ग्रंथ है। धरती दोहरा रही ललटांस, ये तो सारी है राजस्थानी भाषा में। हातल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा हुआ है? ये है सिरोही रियासत से। याद रखना, सिरोही रियासत से हातल गांव का संबंध है। अगले प्रश्न की बात करें, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है। तो ये हो जाएगा तारागढ़ दुर्ग को। किसको? तारागढ़ दुर्ग को। आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं अपने बेणेश्वर धाम जो है बांसवाड़ा के अंदर। और केला देवी का मंदिर करौली में लगता है। ठीक है। जीण माता का सीकर में मेला लगता है, ये भी याद रखना है। केला देवी का करौली के अंदर। ठीक है। और जीण माता सीकर के अंदर। थमड़ियो, थेड़ियो, आड़, ठुस्सी नामक आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? कंठ में। थेड़ियो, थमड़ियो या थेड़ियो, ठुस्सी, ठुसगी, याद रखना, ठुसगी कंठा में। तो बी नंबर कंठ हो जाएगा। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किस राजस्थानी शासक द्वारा करवाया गया? तो ये करवाया गया था अपने
स्वाई राम सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? स्वाई राम सिंह के द्वारा। वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा वालर नृत्य किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्यों की सहप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है? तो कौन सी जो है आकलन अशुद्धियों को सही कर सकता है? तो क्रियात्मक कौशलों का विकास इसमें होगा। ठीक है, शिक्षा नई पीढ़ी के समाजीकरण और अतिरिक्त कुछ नहीं है, यह कथन है दुर्खिम का। किसका है? ठीक है, यह शब्द है दुर्खिम का। शिक्षा नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को किस नाम से जाना जाता है? इसे मोरिसन मॉडल के नाम से जाना जाता है। मोरिसन मॉडल के नाम से जाना जाता है। निम्न में से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष, ठीक है, तो कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है इनमें से? तो अधिग्रहण नहीं है, ज्ञान है, विश्लेषण है, मूल्यांकन है। अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के अनुसार परियोजना विधि संबंधित है। परियोजना विधि संबंधित है, ये GCI यानी समूह नियंत्रण अनुदेशन से संबंधित है। ठीक है, हो सकता है ये दोबारा रिपीट हो जाए प्रश्न। मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो मूल्यांकन बराबर होता है मापन प्लस मूल्यांकन निर्धारण करना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पद परियोजना विधि का भाग नहीं है? परियोजना विधि का भाग नहीं है, तो सूचना का विश्लेषण, परिस्थिति उत्पन्न करना, परियोजना का चुनाव करना, परियोजना का मूल्यांकन करना, तो ये सूचना का विश्लेषण इसमें नहीं होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव नहीं दिया गया है। तो 1986 के तहत जो नहीं दिया गया है वो प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो मूल्यांकन लक्ष्य आधारित होना चाहिए, यह कहा गया है। मूल्यांकन का स्वरूप व्यापक होना चाहिए और मूल्यांकन निरंतर किया जाना चाहिए। कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी क्या है? तो सबसे तुलनात्मक अध्ययन उपयोगी है ग्राफ। इसका आंसर होगा ग्राफ। कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है ग्राफ। प्राचीन व वर्तमान काल की संस्कृति व लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है, वह स्थान कौन सा होता है? वह स्थान कौन सा होता है? ठीक है, तो ये प्रश्न थोड़ा डाउट में चल रहा था, हो सकता है कुछ भी इसका आंसर उसका है, वो देखिए क्या करा है, बाद में आपको मैं बताऊंगा अगले पेपर में। उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए निक्षेपों को क्या कहते हैं? नए युवा निक्षेपों को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। नए आ जाए तो खादर करना है, और पुराने आपसे पूछे, पुराने युवा निक्षेप है वो होता है बागर। क्या होता है? बांगर होता है। भारत में बहुतायत में पाए जाने वाले वन कौन से हैं? भारत में बहुतायत में पाए जाने वाले हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं भारत के अंदर। कौन सी फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? सुनहरा रेशा के नाम से जूट को जाना जाता है। धात्विक खनिज कौन सा इनमें से? धात्विक खनिज तो तांबा, ग्रेफाइट, लोहा, अभ्रक और अम्बरक डोलोमाइट, तो मैंगनीज है, तांबा, ये धात्विक खनिज युग्म है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? धात्विक खनिज पूछा है तो मैंगनीज तांबा हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि भारत में कौन से पौधे से प्राप्त होती है? ये देखो कुछ अपवाद प्रश्न होते हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता, ये आएंगे। हिमालयन वो जिसका तुक्का मिल गया वो ठीक है, नहीं तो राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पार्लर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पार्लर पानी की बात करें तो वर्षा जल संग्रहण की विधि है। राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है? जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर में। ये 150 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए हैं, बड़े अच्छे तरीके से मैंने आपको बताए हैं, और आप इसी तरीके से अपने सिलेबस को तैयार करें। अभी देखो 1 महीना लास्ट है, अब शिक्षण विधियाँ देखो किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। हो सकता है कि इन्हीं में से दोबारा आपकी रिपीट हो जाए, लेकिन जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, उस प्रकार से तैयारी करो आप। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने पेपर पढ़ लिया कोई फायदा नहीं है। तो आप देखो कि अनुदेश तकनीक की प्रकृति क्या है, परियोजना विधि क्या है, इसको अच्छे तरीके से दोबारा पढ़ डालो पूरी को। ठीक है, फिर मूल्यांकन को अच्छे तरीके से पढ़ो, मूल्यांकन मापन से पक्का प्रश्न आएगा। ठीक है, परियोजना विधि से देखो 2 प्रश्न आ गए,
उसके बाद में कक्षा कक्ष की जो भी विधि है वो सारी पढ़नी है। कक्षा कक्ष में क्या क्या चलता है, क्या क्या होती है, कौन कौन सा अध्ययन करवाया जाता है, ये प्रश्न आएगा शिक्षण विधि से। एक परिभाषाएं जितनी भी है एक पेज पे लिख लो, एक दिन में लिख दोगे, ज़्यादा नहीं है सामाजिक शिक्षण की, उनको लिख लो और पढ़ो अच्छी तरीके से। ये और नृत्य हैं, जैसे राजस्थान जीके में आपको पता चल जाएगा कल्चर के ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और हिस्ट्री में जैसे इंडिया हिस्ट्री के जो टॉपिक है शुरुआत वाले अच्छे तरीके से पढ़ने, पक्का प्रश्न आएगा वहाँ से। और पॉलिटिकल से जो मैंने बताए हैं, शुरुआत से लग जाओ, संविधान की विशेषता, फिर उद्देशिका, उसके बाद में मैं अपने बात करेंगे उद्देशिका प्रस्तावना एक आ गया, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य और अनुसूचियाँ अच्छी तरीके से पढ़ना है। यहाँ से प्रश्न आएगा एक। पंचायती राज को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, इस पेपर में नहीं आया लेकिन पिछले वाले पेपर में पूछा गया था, ठीक है। तो ये सारे अच्छे तरीके से नदियाँ पढ़ लेनी हैं। ये जितने भी महोत्सव उत्सव मंदिर, ज़्यादा कल्चर के प्रश्न आएंगे क्योंकि ज्योग्राफी के हर व्यक्ति अपने मानसिक आधार पर कर देता है, लेकिन जो ये प्रश्न है कल्चर के, ये गलत हो जाते हैं। तो अच्छी तरीके से पढ़ें और बाकी अध्ययन करते रहे मेरे साथ। और हमारी जो रीट की टेस्ट सीरीज है वो जरूर लें, क्योंकि वहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिले। ये जो हमारी रीट की टेस्ट सीरीज है पात्रता परीक्षा 2025 के लिए स्पेशल मैंने बनाई है, यहाँ से प्रश्न एक भी बाहर नहीं जाएगा। और एनसीईआरटी समावेत है, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी के प्रश्न भी अच्छे तरीके से डाले हैं कक्षा 6, 7, 8 के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के और अपने भूगोल के, पॉलिटी के होगी और ज्योग्राफी इतिहास के। तो देखो ज़्यादातर आपको जो बुक पढ़नी है वो इतिहास की और ज्योग्राफी की पढ़नी है। बाकी आप ये टेस्ट करोगे ना, इसमें सारे प्रश्न मिल जाएंगे, एक एक पार्ट के, अलग अलग पार्ट के प्रश्न बनाए मैंने। तो ऑनलाइन जो वो आपका टॉपिक है सिलेबस, उसके 70 टेस्ट मिलेंगे और एनसीईआरटी के टेस्ट मिलेंगे और शिक्षण विधियों के टेस्ट मिलेंगे। ये अपने एनईपी 2020, आरटी 2009 की, एनसीएफ 2005 होगी, सारे प्रश्न टेस्ट डाले हुए मैंने, ताकि आप अच्छे तरीके से अध्ययन कर पाए। तो 60 में से आपको लगभग 50% सही करने हैं। देखिए 10% अपवाद होते हैं, वो हम कुछ नहीं कर सकते उसका। तो 60 में से आपको 50-45 का कवर करवा दूंगा मैं अच्छे तरीके से, अगर मेरे साथ जुड़े रहे तो। अभी वो काफ़ी दिन बड़े हैं, तो ये मात्र 100 रुपये में, 100 रुपये में कुछ नहीं जाता है। तो 100 रुपये में टेस्ट लें, अच्छे तरीके से रिवाइज करें। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले पेपर के साथ में।